Good morning, students. Today we continue our chapter number 4.1, e-banking type of digital payment. We already read about the ATM, debit card, credit card, and how to make the digital payment. Today we discuss about the core banking. Next e-banking system is core banking. Core, C-O-R-E. कोर, व्हाट डू यू मीन बाय कोर बैंकिंग? नाउ कोर बैंकिंग होती क्या है? पहले तो कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम बैंकिंग। सेंट्रलाइज मतलब पूरे सेंटर में, मतलब पूरे कंट्री में। ऑनलाइन रियल टाइम बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग करना ही रियल टाइम बैंकिंग को ही हम कोर बैंकिंग कहते हैं। Core banking is a banking service provided by a group of networked bank branches where customer may access their bank account and perform basic transaction from any of the member branch office. Now, what do you mean by this definition? इसका मतलब ये है, इस डायग्राम से समझो कि इस बंदे ने अपनी बैंक में जिस बैंक का नाम था, जिस बैंक में ये फैसिलिटी थी, कौन सी फैसिलिटी? कोर बैंकिंग की फैसिलिटी थी, CBS, कोर बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटी थी, उसमें अपना खाता खोल लिया, अकाउंट खोला। इसका मतलब ये है, CBSE का मतलब ये है, कोर बैंकिंग का मतलब ये है कि अब ये बंदा जो है उसका जहाँ पर जिस बैंक में उसका अकाउंट, मान लो कि उसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें कि CBS की फैसिलिटी है, उसमें उसने अपना अकाउंट खोल लिया। अब इसका मतलब ये है कि ये बंदा पूरे कंट्री में, होल कंट्री में, वो जिस उसकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जहाँ पर CBS की फैसिलिटी है, सेंट्रल कोर बैंकिंग सर्विसेज फैसिलिटी जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, पूरी कंट्री में कहीं पर भी जाकर अपनी बैंक ट्रांजैक्शन कर सकता है, पैसा जमा करवा सकता है, निकलवा सकता है, ट्रांसफ़र करवा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने इस ब्रांच में जहां अपना अकाउंट खुलवाया था करनाल में, केवल वो वहीं पर ही अपना पैसा जमा करवाए या निकलवाए। वो पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में इस बैंक की जो भी ब्रांचेस हैं जिसमें कोर बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटीज़ हैं, वो कहीं पर भी जाकर पैसा विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट करवा सकता है, बैंक बैलेंस पता कर सकता है, ड्राफ्ट बनवा सकता है, किस मनी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यही कहलाता है कोर बैंकिंग। अ कस्टम बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट। कोर बैंकिंग कैसे होती है? अ कस्टमर बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच, मतलब कि एक ब्रांच में अपना अकाउंट खोलने से, विच हैज़ CBS फैसिलिटी, जिसके पास सेंट्रल बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटी है, अगर वो एक बैंक की उस ब्रांच में अपना अकाउंट खोलता है, कैन ऑपरेट द सेम अकाउंट इन ऑल CBS ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक। क्या मतलब है कि वो बंदा जिसने अपनी एक बैंक की ब्रांच में अपना अकाउंट खोला है और उस बैंक अकाउंट ब्रांच में CBS की फैसिलिटी है, तो वो बंदा पूरे कंट्री में जहाँ पर भी उस बैंक की CBSE फैसिलिटी वाली ब्रांचेस हैं, वो कहीं पर भी जाकर, एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री जाकर बैंक की सर्विसेज को अवेल कर सकता है। इसे कहते हैं कोर बैंकिंग। नेक्स्ट डिजिटल पेमेंट का एक मेथड है निफ्ट, NEFT, निफ्ट बोलते हैं इसे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जिसे हम निफ्ट कहते हैं। अब हम इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि बंदे ने मनी ट्रांसफ़र करनी है, बंदे ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मनी ट्रांसफ़र करनी है, और मिस्टर ए रहता है दिल्ली में, मिस्टर बी रहता है बॉम्बे में, उसको मनी ट्रांसफ़र करनी है। तो 3 इलेक्ट्रॉनिक जो हैं फ़ंड ट्रांसफ़र के आजकल ज़्यादा प्रचलित है। एक है NEFT निफ्ट, एक है IMPS का मेथड, और एक है RTGS
तो इस बंदे ने निफ्ट ही क्यों चुना? निफ्ट का मतलब है नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम, नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम, इसलिए इस बंदे ने इसको निफ्ट का प्रोसेस अपनाया। इस बंदे को पैसे भेजने हैं, मनी ट्रांसफ़र करनी है, तो उसने निफ्ट को चुना। निफ्ट में क्या होता है, इसके फीचर्स देखो कि ये चार्जेबल है। निफ्ट में पैसे, निफ्ट फैसिलिटी से पैसे भेजने से बैंक कुछ सर्विसेज चार्ज करता है। बैंक की जो सर्विसेज होती हैं हर बैंक की वेरीज करती है, मतलब हर बैंक अपने अपने चार्जेस अपने हिसाब से लेता है, कोई फिक्स नहीं है। और कई बार जो है बैंक कैन बी वेव्ड ऑफ, मतलब बैंक कई बार माफ़ भी कर देता है इन चार्जेस को। अगर कोई ऐसा कस्टमर होता है जिसकी बहुत अच्छे बैंक से टर्म्स होते हैं तो बैंक उनसे निफ्ट के चार्जेस नहीं लेता है। नॉट अवेलेबल ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज़, निफ्ट जो है वो वीकेंड्स और हॉलीडेज़ में नहीं अवेलेबल होता, केवल वर्किंग आवर्स 9 to 5 में ही हम इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका, ये एक फीचर भी कह सकते हैं और डीमेरिट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है बैच सिस्टम। निफ्ट जो है वो एक बैच सिस्टम से किया जाता है। बैच सिस्टम क्या मतलब, अब मान लो कि 9 बजे बैंक खुला और 4 लोगों ने कहा कि हमारा पैसा इस जगह पे ट्रांसफ़र कर दो। 9 से लेकर 10 बजे तक 4 लोग आए और 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 5 लोग आए। तो पहला जो निफ्ट जाएगा वो 9 से 4 वालों का बैच बन गया, 4 लोगों का निफ्ट। 9 से 10 वालों का 10 बजे निफ्ट चला जाएगा। ये जो है नो मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए कोई भी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो है फिक्स नहीं करी गई है। कम से कम कितनी वैल्यू कोई भी पैसा आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है 2 लाख से कम होनी चाहिए, ये पहले से फिक्स है। तो इसमें बैच सिस्टम होता है, इसलिए ये इमीडिएटली पैसा जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये पूरे दिन में पैसा चला जाता है, लेकिन जैसे ही हम क्लिक करते हैं उस समय इसका पैसा नहीं जाता है। जब हम आगे IMPS या RTGS को पढ़ेंगे तब हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस मोड का क्या मतलब है, अब मिस्टर ए ने दिल्ली से बॉम्बे पैसे भेजने हैं और उसने कहा कि मुझे बहुत जल्दी है, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसे किससे भेजे, IMPS से भेजे, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है ये, उसी समय क्लिक किया, अमाउंट इस अकाउंट से इसके अकाउंट में चला गया। ये भी चार्जेबल है और वेरियस फ्रॉम बैंक टू बैंक होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में सबके चार्जेस अपने अपने होते हैं। और इसमें भी बैंक जो है बैंक कैन बी वेव्ड ऑफ, में भी उसको वेव्ड ऑफ कर सकता है। वेव्ड ऑफ मीन्स छोड़ सकता है बैंक। अवेलेबल, ये जो सुविधा है 24/7 7 डेज़ में 24 घंटे ये सुविधा कभी भी हम IMPS अकाउंट से पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमें नेट होना चाहिए, हमारे पास अपना कंप्यूटर होना चाहिए या फिर हमारे पास अब मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, उससे हम घर बैठे IMPS से पैसे भेज सकते हैं। इमीडिएट ट्रांसफ़र मैंने अभी बताया, हम अगर कंपेयर करें निफ्ट से तो इमीडिएट ट्रांसफ़र ये जो है सिर्फ वीकेंड में मिलता है, ये 24 आवर्स 7 दिन होता है। ये सैटरडे को या हॉलीडेज़ पे छुट्टियों के टाइम पे नहीं अवेल कर सकते, लेकिन हम इसको अवेल कर सकते हैं। ऐसे ही इसका इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन हम IMPS में इमीडिएट जस्ट क्लिक करने से ही मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें नो मिनिमम वैल्यू है, इसमें भी नो मिनिमम वैल्यू है, बस यही एक पॉइंट जो है सेम है। इसमें भी मिनिमम वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो है मोर देन 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 लाख से ज़्यादा होगी तो ये इसकी जो है IPM अकाउंट से पैसा नहीं जाएगा। 2 लाख से ज़्यादा है तो हम अगला लेंगे RTGS लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मीन्स ए ने बी को मनी ट्रांसफ़र करनी है तो वो रियल टाइम मतलब कि उसके पास पहले तो ये भी चार्जेबल है। हम अब कंपेयर कर सकते हैं तीनों से कि ये भी चार्जेबल है, ये भी, इसका भी रेट ऑफ सर्विस है वो बैंक टू बैंक डिपेंड करती है, और ये फाइनल एंड नॉट रिफंडेबल।
आरटीजीएस में अगर एक बार पैसा चला गया है तो वो रिफंडेबल नहीं होता, रिटर्न रिवर्ट नहीं होकर आ सकता। एक बार गया तो वो चला जाता है पैसा। देन इमीडिएट ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब हमने किस में पढ़ा कि IMPS में भी इमीडिएट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन हम जो है निफ्ट में इमीडिएट नहीं होती। इसकी मिनिमम वैल्यू है 2 लाख। अगर 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा रुपीस किसी को ट्रांसफ़र करने हैं तभी हम RTGS की सुविधा को अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास निफ्ट और IMPS भी अकाउंट हैं जिस पे हम पैसे भेज सकते हैं। नॉट अवेलेबल ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज़, ये भी जो है केवल वर्किंग आवर्स, बैंक वर्किंग आवर्स 9 to 5 में ही अवेलेबल होता है। वीकेंड्स में भी छुट्टी होती है और हॉलीडेज़ में भी छुट्टी होने के कारण ये हम इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर का ये असाइनमेंट है आपका, ध्यान से देख लेंगे। Okay students, now we finished the chapter number 4.1. Now we start today only we start chapter number 4.2 insurance and introduction. आज हम इंश्योरेंस का सिर्फ मीनिंग और फंक्शन और कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे और बाकी प्रिंसिपल्स और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो है बाद में पढ़ेंगे। तो आफ्टर बैंकिंग नेक्स्ट सर्विस है हमारे पास इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या होता है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये फादर मदर और ये बंदा है सोल अर्नर, जो कि घर का एक ऐसा इंसान है जो घर में एक अकेला कमाने वाला है। ये उसकी फैमिली है। अब उसकी फैमिली में उसको मिलाकर 5 लोग हैं। अब वो बंदा अकेला कमाने वाला है। अचानक से क्या हुआ, मेट विद एन एक्सीडेंट। वो बंदा बाहर गया, ऑफिस गया और अनसर्टिनिटी उसके साथ क्या हुई कि वो एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। अब अकेला बंदा था ये, जो कि अपनी फैमिली को चलाता था, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करता था। अब इसके मरने से, एक्सीडेंट के होने से, अब इस आदमी के मरने से अब इनको कौन खाना खिलाएगा, उनको कौन इनकी देखभाल करेगा, हु विल टेक केयर ऑफ द फैमिली, इस पूरी फैमिली को कौन देखेगा। तो इस फैमिली को देखने के लिए हमने क्या किया, इस अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बदलने के लिए हमने ये आज हम इसने क्या किया, इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस इस रिस्क को, जो रिस्क उसकी जीवन में आया जिससे उसकी डेथ हो गई, उसको कम करने के लिए उसने इंश्योरेंस का ही सहारा लिया। दिस इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, इस बंदे ने पहले ही अपनी लाइफ में क्या किया था, मरने से पहले उसने अपना एक इंश्योरेंस करवा दिया था जिसे उसने लाइफ इंश्योरेंस कहा। उसने उसकी प्रीमियम भरा, प्रीमियम मतलब उस इंश्योरेंस की कुछ फ़ीस भरता रहा, इंश्योरेंस कंपनी को पैसे भरता रहा, और जब मिस हैपनिंग हुई उसके साथ, जब वो मरा तो उसकी फैमिली को कॉम्पनसेट मिल गया, उसके मरने का कुछ पैसा उसे मिल गया। तो ये था, इंश्योरेंस ने इस फैमिली की मदद करी। To minimize the impacts of uncertainties, it's an agreement in which one party agrees to pay an amount in case of a mishappening. इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टिनिटी। जो अचानक से कुछ दुर्घटना होती है उसकी जो उसका प्रभाव होता है उसको कम करता है, जो दुखद प्रभाव होता है उसको कम करता है। इट मीन्स इट्स एन एग्रीमेंट। क्या होता है, कैसे करता है, इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है इन विच वन पार्टी एग्रीज, वन पार्टी मतलब इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है टू पे एन अमाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ये एग्रीमेंट में एग्री करती है कि वो कुछ भी मिस हैपनिंग होने के बाद पैसा देगी। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो जिसने इस एग्रीमेंट को कंपनी के साथ किया होता है उसको ये श्योरिटी देती है, ये प्रॉमिस करती है कि वो उस मिस हैपनिंग के बाद उसे कॉम्पनसेट देगी। मान लो, ये तो मैंने आपको लाइफ का बताया, मान लो कि एक मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे ये पूरी गारंटी दी कि अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है मुझे उसकी पूरी जो तोड़ फोड़ हुई है, उसका पूरा जो नुकसान मुझे हुआ है उसको मुझे पूरा करेगी। वो मिस हैपनिंग जो हुई है मेरे साथ, उसका कार जो टूटी है उसका अमाउंट मुझे देगी। अगर मेरी कार चोरी हो गई है तो मैंने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है कार का, तो
कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये एश्योर करेगी, ये एग्रीमेंट मेरे साथ करेगी कि मैं जब भी अगर वो कार अगर चोरी हो जाती है या एक्सीडेंट में ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इस नुकसान की भरपाई मुझे कर देगी। इसी को कहते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हम आगे जब पढ़ेंगे, मैंने आपको प्रीमियम, पॉलिसी, ये सब कुछ बताया, तो इसमें 3 टर्म्स आती हैं। फर्स्ट इज़ एग्रीमेंट की बात हो रही है। एग्रीमेंट मतलब पॉलिसी कितने का एग्रीमेंट करवाया। प्रीमियम होती है फी चार्ज बाय द इंश्योरेंस कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम के रूप में कुछ पैसा हर साल जिसने इंश्योरेंस करवाया होता है उससे लेती है और बाद में ज़रूरत पड़ने पर उसे पूरी सर्विसेज देती है। सम एश्योर्ड मतलब मान लो कि मेरी ये कार थी, कार जो है, कार का मैंने अपना कितने का 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया है, तो 5 लाख ही सम इंश्योर्ड जो हुआ 5 लाख हुआ। अब अगर मैंने प्रीमियम जो है हर साल मैं 10,000 प्रीमियम भर रही हूँ, ये हो गया प्रीमियम। 5 लाख के ऊपर मैं हर साल 10,000 रुपये मैं इंश्योरेंस कंपनी को देती हूँ। और इंश्योरेंस कंपनी अगर मेरी कार को कुछ भी होता है, 5 लाख तक का कोई भी नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग मुझे ये हर्जाना देती है। तो सम इंश्योर्ड कितना हुआ 5 लाख रुपीज़, अमाउंट फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ टेकन, कितने की मैंने पॉलिसी ली है, एग्रीमेंट कितने का किया है, उसे बोलते हैं सम एश्योर्ड। नाउ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। हमने पहले पढ़ा कि अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में चेंज करता है इंश्योरेंस। तो फंक्शन क्या है इंश्योरेंस का कि प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी मतलब सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ लॉस। कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करना ही इंश्योरेंस का पहला काम होता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम मिसहैपनिंग से प्रोटेक्शन देना। नुकसान जो हुआ है, जितना नुकसान हुआ है उसका पैसा अमाउंट इंश्योर्ड व्यक्ति को दे देना, तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है कि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे मेरे नुकसान की भरपाई कर दी। नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग मतलब लॉस इज शेयर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब मान लो मैंने इस डायग्राम से बता रही हूँ कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ने इंश्योरेंस करवाया, तीनों ने मिलके, और तीनों मिलके प्रीमियम भरते हैं, और एक कंपनी में नुकसान हो गया, तीनों की एक कंपनी थी, नुकसान हो गया, प्रीमियम तीनों भर रहे थे, तो अब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है कॉम्पनसेट करेगी इन तीनों को, जो भी जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान देगी, और ये लोग हैं आपस में बांट लेंगे, रिस्क को शेयर कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों मिलके एक प्रीमियम भर रहे थे। दिस इज़ कॉल्ड रिस्क शेयरिंग। और इसका एक भी मतलब और भी है कि जो रिस्क इनको हुआ है उसका शेयर किसने, सारा रिस्क तो पूरा नहीं किया जा सकता। मान लो कि कार डैमेज हो गई है, नई कार थी वो डैमेज हो गई इनकी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कार के डैमेज का जितना डैमेज हुआ ठीक कराने के पैसे तो दे दिए, लेकिन वो ठीक कराने के बाद वो नई कार तो नहीं बनी ना, वो तो पुरानी कार रही। तो उसने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी ने जो रिस्क था उसको शेयर कर दिया। कुछ इनको बियर करना पड़ा कि वो पुरानी हो गई, डेंटिंग शंटिंग दोबारा करवानी पड़ी, इंश्योरेंस कंपनी ने उसका खर्चा दे दिया, कॉम्पनसेट कर दिया इन्हें, जो उनका नुकसान था उसे कॉम्पनसेशन दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रीमियम अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इंश्योर्ड, प्रीमियम अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी कौन हुई, इंश्योरर, क्योंकि वो इंश्योरेंस करती है, तो जो प्रीमियम अमाउंट जो रिसीव करती है इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योर्ड पीपल विल बी इन्वेस्टेड इन, कहाँ पर पैसा खर्च करती है, या तो दूसरों को कॉम्पनसेट करती है, जिनका नुकसान होता है उनको देती है, या फिर इन्वेस्टमेंट इन स्कीम्स में इंश्योरेंस कंपनी उसे इन्वेस्ट कर देती है, या तो दूसरों की सेटलमेंट करती है इन्वेस्टेड मनी से, दूसरों का नुकसान की भरपाई करती है प्रीमियम से, या फिर उसको आगे कहीं स्कीम में इन्वेस्ट कर देती है। दीज आर द फंक्शन। नेक्स्ट आर characteristics of insurance. Next is characteristics of insurance. These are following. First, two parties.
पहला, इंश्योरेंस में क्या कैरेक्टर है, विशेषता क्या है कि दो पार्टीज़ का होना जरूरी है। दो पार्टीज़ कौन सी, एक इंश्योरेंस करवाने वाला और दूसरा इंश्योरेंस करने वाला, तो टू पार्टीज़ का होना जरूरी है। बेस्ड ऑन द एटमोस्ट गुड फेथ, बेस्ड ऑन द एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसको इंश्योरेंस कंपनी पे फेथ होना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस करवाने वाले पे फेथ होना चाहिए। ये फेथ, एटमॉस्फेयर गुड फेथ तभी बनेगा जब इंश्योरेंस करवाने वाला अपनी सारे जो भी उसको अगर कोई प्रॉब्लम है उससे सारी बातों को इंश्योरेंस कंपनी से शेयर करेगा और इंश्योरेंस कंपनी भी जो है वो इंश्योर्ड व्यक्ति को सारी फॉर्मेलिटीज़, पॉलिसी के बारे में क्या एग्रीमेंट हो रहा है उसके बारे में क्लियरली बताएगी। तो ये इनमें आपस में गुड फेथ बनेगा और इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस फेथफुल होगा। इसमें बुक में एक एग्जांपल दिया है कि मिस्टर ए ने इंश्योरेंस करवाया, उसे टीबी थी, उसने लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, उसने ये बात इंश्योरेंस कंपनी से छुपा ली। लेकिन जब बाद में इंश्योरेंस कंपनी के सामने ये भेद खुला तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसे मिस्टर ए से पूछा कि आपने इसकी बात क्यों नहीं बताई, और जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी को मालूम पड़ा तो वो इंश्योरेंस जो था वो इनवैलिड माना गया। फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, इंश्योरेंस करवाने के बाद जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट द रिस्क, रिस्क से हमारे को छुटकारा दिलवाता है, सिक्योर्ड कर देता है कि नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी इसकी भरपाई करेगी। ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई भी नुकसान होने वाला जो होता है फ्यूचर में जो नुकसान होता है इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफ़र कर देती है। किसे ट्रांसफ़र कर देती है, एक इंश्योरेंस करवाने वाले से अपने ऊपर वो ट्रांसफ़र कर लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि अगर कोई नुकसान हुआ पर्सन का जिसने इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको अपने ऊपर ले लेती है कि मैं भरपाई करूँगी। नेक्स्ट इज़ पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जो इंश्योरेंस करवाता है उसे फ़ीस के रूप में हर बार पेमेंट, हर साल एक प्रीमियम, उसकी मर्जी है कि वो उसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली पेमेंट करे, उसे प्रीमियम के रूप में एक फ़ी जमा करवानी पड़ती है। हैपनिंग ऑफ द इवेंट, इंश्योरेंस कंपनी तभी वैलिड मानी जाती है जब कोई हैपनिंग होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इज़ टू फुलफिल द मिस हैपनिंग मतलब इन केस सिर्फ कोई घटना होती है तभी वो पैसा मिल पाता है, पर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अगर इंश्योरेंस जिसने लिया है उसकी डेथ हो जाती है तो उसको पैसा मिल जाता है, नहीं तो जो भी उसकी इंश्योरेंस की डेट पूरी हो जाने के बाद उसे पैसा लाइफ इंश्योरेंस का मिलता है। सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, जो इंश्योरेंस है वो सिक्योरिटी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। सिक्योरिटी इसलिए है कि रिस्क को सिक्योर करती है और इन्वेस्टमेंट इसलिए कि इस पर टैक्स का रिबेट मिल जाता है, इसलिए कई लोग इन्वेस्टमेंट के रूप में भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लिया करते हैं। दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू इंश्योरेंस जो हम लोगों ने अभी तक टॉपिक पढ़ा, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन्हें करके 5 बजे तक आप PDF बना के भेजेंगे। जो बच्चे होमवर्क नहीं सेंड कर रहे हैं मैं उनके 0 मार्क्स दे रही हूँ और जो भेज रहे हैं उन्हें मार्क्स मिल रहे हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 4.2 इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन। टुडे we discuss principle of insurance. In my last clips I already discussed about the meaning of insurance, function of insurance and character sketch of the insurance. Today we discuss the principles of insurance. There are 8 principles of insurance but today we cover only 5 principles. First principle is principle of the utmost good faith. Principle of the utmost good faith means मैंने आपको मीनिंग में भी समझाया था कि इंश्योरेंस कैसे किया जाता है। इंश्योरेंस किया जाता है गुड फेथ के ऊपर डिपेंड करता है। गुड फेथ किसका? इंश्योरेंस कंपनी का अपने कस्टमर पर, मतलब इंश्योरर का इंश्योर्ड पर और इंश्योर्ड का इंश्योरर पर, कंपनी का अपने कस्टमर पर और इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर का अपनी इंश्योरेंस कंपनी पर। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू मेक फुल एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फैक्ट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड, इंश्योर्ड होता है जो इंश्योरेंस करवा रहा है, जैसे हम और आप, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम
जो भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, मान लो कि फॉर एग्जांपल हम लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो हम अपने बारे में, अपने साथ कंसर्न, अगर हमें कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो पूरी एक्यूरेट जानकारी जो है हम अपनी इंश्योरर को, जो कि इंश्योरर कौन, जो हमारी इंश्योरेंस कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, उससे हम डिस्क्लोज़ करें, उनको सब कुछ डिटेल में बताएं फैक्ट्स को, और जो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिस्टर ए हैं, ये मिसेस ए हैं, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। हस्बैंड ने इंश्योरेंस करवाया अपनी वाइफ का, इंश्योर्ड करवाया अपनी वाइफ को इंश्योरेंस कंपनी से, और डिस्क्लोज ईच एंड एवरी फैक्ट्स को इंश्योरर को ये सब कुछ बताना था, डिस्क्लोज करना था। तो इस डायग्राम को हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल, ए डिड द इंश्योरेंस ऑफ मिसेस ए एंड नॉट डिस्क्लोजिंग दैट मिसेस ए इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ए ने अपनी वाइफ का, मिसेस ए का इंश्योरेंस करवाया, लेकिन ये डिस्क्लोज़ नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी को कि मिसेस ए जो है वो कैंसर की मरीज है या कैंसर डिटेक्ट हुआ है। आफ्टर 3-4 years मिसेस ए डाइड ड्यू टू द कैंसर। अब 3-4 years के बाद ये मिसेस ए जो थी उसकी डेथ हो गई। The insurance company comes to know about Mrs. A illness only after her death. इंश्योरेंस कंपनी को कब मालूम पड़ा मिसेस ए का? जब इनकी डेथ हो गई, तब इंश्योरेंस कंपनी को मालूम पड़ा कि इनकी डेथ जो है वो कैंसर के कारण हुई है, जो कि उन्हें इंश्योरेंस करवाने से पहले से ही था, उसके कारण इनकी डेथ हो गई है। इंश्योरेंस कंपनी को इनकी डेथ के बाद मालूम पड़ा। सो मिस्टर ए डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द एटमोस्ट गुड फेथ। तो इससे मालूम पड़ता है कि इंश्योरेंस कंपनी से मिस्टर ए ने ये छुपाया था कि ये कैंसर पेशेंट है, तो उन्होंने इस प्रिंसिपल एटमोस्ट गुड फेथ का नहीं अपनाया। हैंस द इंश्योरेंस कंपनी कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। और जब उस इंश्योरेंस कंपनी को मालूम पड़ा, इंश्योरेंस कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को, लाइफ इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट को मिसेस ए के, वो इनवैलिड मानकर उसे पैसा मिस्टर ए को नहीं दिया। Next is principle of insurable interest. Now what is principle of insurable interest? इंश्योरेबल क्या होता है कि जिस चीज़ का इंश्योरेंस किया है, जिसने इंश्योरेंस किया है, उसका कोई इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस चीज़ में। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन प्रिजर्वेशन ऑफ द थिंग्स और लाइफ इंश्योर्ड। कहते हैं कि जिसने इंश्योरेंस करवाया है और जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया, मान लो कि उसने अपनी किसी व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया है, या फिर उसने अपनी किसी अपने नियर डियर का लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, तो तभी इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाएगा। जबकि उसकी डेथ पर या वो चीज़ गुम होने या टूटने पर उसका कुछ नुकसान होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पर लागू होता है। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द थिंग्स और लाइफ इंश्योर्ड। इन द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। मतलब कि वो नहीं माना जाएगा, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। यस, अब आप इसको भी एग्जाम्पल से समझिए कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट को। ये एक बंदा है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने बैंक से लोन लिया। मिस्टर ए एक स्टूडेंट है, उसने बैंक से लोन लिया कि बैंक मुझे बाहर पढ़ने जाना है, मुझे लोन दो, एजुकेशन लोन ले लिया। अब बैंक जो है उसने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी, कुछ नहीं रखा, और उसने इसको मिस्टर ए को लोन दे दिया। अब मिस्टर ए ने तो 10 लाख का लोन ले लिया, लेकिन बैंक जो है वो इनसिक्योर्ड है कि अगर मिस्टर ए जो है, अगर वो कुछ उसको, जब उसने वापस करना है, स्टूडेंट की पढ़ाई पूरी होने के बाद इंश्योरेंस वापस किया जाता है, तो अगर पढ़ते पढ़ते ये जो बंदा है ये मर जाए या पैसे ना दे पाए, तो बैंक कहाँ से अपना लेगा? ना उसने कोई सिक्योरिटी रखी है,
तो यहाँ पर अब क्या है कि बैंक जो बंदा है वो डेबिटर हो गया और जो बैंक है वो लेंडर हो गया। और फिर बैंक ने क्या किया, अपने आप को इंश्योर करने के लिए, सिक्योर्ड करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि इस बंदे का इंश्योरेंस कर दो। बैंक ने करवाया, चार्जेस इसी ने दिए, लेकिन थ्रू बैंक हुआ, तो बैंक ने अपनी सिक्योरिटी के तौर पर वो इंश्योरेंस अपने पास रख लिया। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बैंक डिड एज ए सिक्योरिटी ऑफ हिज मनी इंश्योरेंस ऑफ मिस्टर ए। बैंक ने क्या किया, अपने पास सिक्योरिटी के तौर पर मिस्टर ए की क्या किया, एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई और अपने एक सिक्योर्ड हो गया। आफ्टर फ्यू ईयर्स मिस्टर ए पे ऑल मनी रिटर्न, लोन मनी रिटर्न टू द बैंक। आफ्टर कुछ सालों के बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने क्या किया, अभी तो किसका था, बैंक का इंटरेस्ट था ना मिस्टर ए में कि इसको कुछ होना नहीं चाहिए, अगर इसको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी इसको पैसा, भाई इसको नुकसान अगर किसको होगा, बैंक को, तो इंश्योरेंस कंपनी किसको कॉम्पनसेट करेगी, बैंक को करेगी। तो बैंक का इंटरेस्ट इस बंदे में था। अब क्या हुआ कि इस बंदे ने कुछ सालों बाद, मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ इसको, कुछ सालों बाद बैंक को पैसा रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने के बाद बैंक को तसल्ली हो गई कि मेरा पैसा वापस आ गया, लेकिन इंश्योरेंस अभी भी चल रहा था। बैंक को वापस करने के बाद अगर ये मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया गया था बैंक का, वो इनवैलिड माना जाएगा। क्यों इनवैलिड माना गया, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट तो ख़त्म हो गया, बैंक का पैसा वापस आ गया। अब बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये मरे चाहे जिए, चाहे उसके पास पैसे हैं या नहीं। बैंक का जो पैसा उसने लोन लिया था वो वापस कर दिया, इसलिए बैंक का अपना इंटरेस्ट तो पूरा हो गया। तो क्या कहते हैं कि बैंक विद इंटरेस्ट, नाउ आफ्टर रिसीविंग मनी बैंक बैक, नाउ बैंक हैज़ नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन मिस्टर ए। अब मिस्टर ए के बीच में बैंक को कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनिटी? The insurer undertakes to put the insured in the same position that he occupied before the happening of the event. क्या मतलब है बिफोर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट? मतलब कि द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पुट द इंश्योर्ड इन द सेम पोजीशन दैट ही। अब यहाँ पर इंश्योरर की बात हो रही है, इंश्योरर मतलब कंपनी करने वाली, उसका क्या इंटरेस्ट होगा, अगर कोई घटना घट जाती है, इंश्योरेंस कंपनी पूरा कॉम्पनसेट दे देती है इंश्योर्ड व्यक्ति को, तो क्या होता है, कोई भी इवेंट हैपन होता है तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी के जो रेस्ट ऑफ द अवशेष बचते हैं वो जो होते हैं उसका मालिक कौन होगा, लैंड का मालिक तो होगा। फॉर एग्जांपल जिस रूम के स्कूल के रूम में आप लोग, मान लो आप लोग स्कूल के रूम में आप पढ़ रहे हो, अचानक से क्या हुआ, भूकंप आया, सारा सब रूम टूट गया। अब रूम टूट गया, इंश्योरेंस कंपनी को हमने बुलाया कि हमारा तो इस रूम का इंश्योरेंस था 1 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि वो रूम टूट गया, उसने 1 लाख रुपया हमें दे दिया। अब उसके बाद हमने देखा कि इस कंपनी इस जो कमरे का जो कॉस्ट थी वो तो 2 लाख थी, एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख थी। पर अब कमरा पूरा टूट गया है तो क्या होगा, कंपनी क्या 2 लाख देगी कि 1 लाख रुपया देगी? क्योंकि हमने इंश्योरेंस 1 लाख का करवाया तो वो हमें 1 लाख रुपया ही देगी, हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं देगी। इसको हम समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल को लेते हैं। मिस्टर ए ने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया इंश्योरेंस कंपनी से। कार की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 3.5 लैक्स। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी कार की, 3.5 लैक्स। अब मिस्टर ए ने इंश्योरेंस करवा दिया कितने का, 2,50,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस करवा दिया अपनी न्यू गाड़ी का। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 3,50,000 और इंश्योरेंस करवाया 2,50,000 का। अ कार मेट एक्सीडेंट एंड होल कार गेट्स डैमेज। अब कार का एक्सीडेंट हो गया और सारी कार जो थी वो डैमेज हो गई। अब उसको कितना मिलेगा, एक्चुअल वैल्यू मिलेगी या इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा? इन इंश्योरेंस कंपनी विल पे हिम ओनली रुपीज़ 2,50,000। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 2,50,000 का इंश्योरेंस था,
सारी कार डैमेज हो गई, उसको 2,50,000 दे दिए। दैट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ हिज कार एंड नॉट ₹3,50,000। एक्चुअल में उसने तो लिखवाया था कि मेरी क्या है 2,50,000 की कार है, और उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी 3,50,000। अब उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं दी, इंश्योर्ड अमाउंट दे दिया। उसी तरह दूसरी तरफ देखो, ऑन द अदर हैंड इफ़ द मिस्टर ए गेट हिज कार इंश्योर्ड वर्थ ₹2,50,000, उसने 2,50,000 की कार का इंश्योरेंस करवाया फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ ₹2,00,000। मान लो कि ये 3,50,000 की ना कार हो के पुरानी सेकेंड हैंड कार हो, जिसकी एक्चुअल वैल्यू अब जो है आज की डेट में 2,00,000 थी, पर इंश्योरेंस करवाते हुए मिस्टर ए ने क्या किया, 2,50,000 की इंश्योरेंस करवा दिया। उसका एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी 2,00,000, पर इंश्योरेंस करवा दिया 2,50,000 का। एंड द होल कार गेट डैमेज, दोबारा एक्सीडेंट हुआ, कार डैमेज हो गई। अब उसको कितने मिलेंगे, ही विल गेट ओनली 2,00,000 रुपीज़, उसे सिर्फ 2,00,000 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू इंश्योर्ड कितनी है 2,00,000 रुपीज़ है, इसलिए उसे सिर्फ एक्चुअल वैल्यू जो इंश्योर्ड है वही मिलेगा, उसे 2,50,000 जो है वो नहीं मिलेंगे। चाहे इंश्योरेंस उसने ज़्यादा करवा दिया था, इंश्योरेंस कितने का करवाया था उसने 2,50,000 का, पर वैल्यू कितनी थी 2,00,000 रुपीज़, तो उसे कितना मिलेगा, जो वैल्यू है, जो कम साइड, इंश्योरेंस कंपनी हमेशा लेसर साइड को देखती है। अब वैल्यू लेस थी, इंश्योरेंस ज़्यादा का था, चाहे उसने प्रीमियम भी ज़्यादा का भरा होगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो 2,00,000 रुपये थी, तो अब उसे 2,50,000 नहीं मिलेंगे, 2,00,000 रुपये ही मिलेंगे। और जब उसकी कार का एक्चुअल वैल्यू 3,00,000 की थी, डैमेज हो गई, तो उसे, क्योंकि इंश्योरेंस 2,50,000 का करवाया था, तब उसको 2,50,000 दिए, 3,50,000 नहीं दिए। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ वारंटी या प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी और प्रॉक्सिमेट कॉज दोनों एक ही प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग नाम हैं इनके। इंश्योरेंस पॉलिसी विल प्रोवाइड कॉम्पनसेशन ओनली फॉर सच लॉस which are caused by risk stated in the policy. Now what do you mean by stated? Stated means already written in the policy. पॉलिसी क्या होती है, एक इंश्योरेंस कंपनी एक हमारे को कागज़ का टुकड़ा देती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, उसे बोलते हैं पॉलिसी। तो क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी में जो पहले से ही रिस्क की कॉज लिखी होती हैं कि इससे अगर नुकसान होगा, इस कारण से अगर नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उस नुकसान की भरपाई करवाएगी, ऐसा पहले से ही मेंशन होता है। और उस कारणों के अलावा कुछ दूसरे कारणों से अगर नुकसान हो जाए तो वो माना नहीं जाता, इंश्योरेंस कंपनी उसे वैलिड नहीं मानती है। इसकी समझेंगे कि ये मिस्टर राजू हैं। मिस्टर राजू ने अपनी बड़ी शिप का एक मेरीन इंश्योरेंस करवाया। मेरीन इंश्योरेंस कहते हैं शिप्स का, मरीन इंश्योरेंस कहते हैं शिप्स का। मरीन इंश्योरेंस जो है वो शिप्स के लिए किया जाता है। राजू टुक ए मरीन पॉलिसी टू प्रोटेक्ट हिज गुड्स फ्रॉम हैडल्स ऑफ सी। ऑन द वे द गुड्स वर स्पॉइल्ड। अब क्या हुआ कि राजू ने ये शिप का इंश्योरेंस करवा लिया, और क्या कि इसलिए इंश्योरेंस करवाया कि कोई तूफ़ान आ जाए, कोई पानी आ जाए, जहाज़ को कोई नुकसान हो जाए तो क्या होगा कि उसको नुकसान हो सकता है सामान को, तो राजू ने इंश्योरेंस करवाया। अब क्या हुआ कि ऑन द वे द गुड्स वर स्पॉइल्ड बाय द रैट्स। अब कहीं से पहले ही चूहे पहले घुस गए थे। ऑन द वे राजू ने नोट किया कि जो सामान नीचे स्टोर में रखा हुआ है वो कुछ स्पॉइल हो गया। किसके कारण? चूहों के कारण वो स्पॉइल हो गया है। इन सच केस नो कॉम्पनसेशन विल बी गिवन एज ए लॉस। अब नुकसान तो हो गया पर राजू को कोई भी सामान का कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी के साथ होने वाले नुकसान से पॉलिसी में ऑलरेडी लिखा था। मेरीन इंश्योरेंस में तो लिखा होता है कि आप पर्टिकुलर एरिया के ऊपर से नहीं जाएंगे, पानी से होने वाले नुकसान से ही आपको जो नुकसान होगा उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो ये तो चूहों ने नुकसान किया, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया। अगर ये लॉस जो है ड्यू टू रैट्स जो हुआ, इसलिए ये क्या हुआ, तो ये हम इसको प्रॉक्सिमेट कॉज नहीं मानते। रैट्स वाले को जो नुकसान हुआ ड्यू टू रैट्स हुआ, इसलिए उसे कॉम्पनसेशन नहीं मिला। बट ऑन अदर हैंड इफ़ द रैट्स मेक ए होल, कहते हैं कि अगर चूहे जो हैं वो
शिप में होल कर दें इन द शिप एंड वाटर एंटर्स फ्रॉम द होल एंड स्पॉइल द गुड्स, देन राजू इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन एज लॉस। कहते हैं कि अगर नुकसान होता चूहों से कि चूहों ने शिप में होल कर दिया नीचे और उसके कारण क्या हुआ, शिप के अंदर पानी आ गया, पानी आने से सामान डैमेज हो गया, तो राजू को फिर कॉम्पनसेशन मिलेगा क्योंकि वो चूहों से नहीं, वो पानी से होने वाला नुकसान ही काउंट होगा, उसको हम प्रॉक्सिमेट कॉज ही कहेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंसिपल इज सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मीन्स right of an insurer to stand in the place of the insured after settlement of a claim। क्या कहते हैं कि राइट ऑफ एन इंश्योरेंस, इंश्योरर जो होता है, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड, स्टैंड इन द प्लेस ऑफ इंश्योर्ड आफ्टर द सेटलमेंट। इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड व्यक्ति को सारा इंश्योरेंस दे दिया, उसके बाद जो भी अगर वो वापस वो चीज़ आ जाती है सामने, कोई चीज़ चोरी हुई है, कॉम्पनसेशन ले लिया लेकिन बाद में मिल जाती है, तो वो इंश्योरर की नहीं होगी, वो इंश्योर्ड की नहीं होगी, वो इंश्योरर की होगी, मतलब कंपनी की होगी, वो उस बंदे को नहीं मिले क्योंकि वो पहले ऑलरेडी पैसा ले चुका है। ऐसी सेटलमेंट होती है। इसको भी समझने के लिए हम करेंगे कि मिस्टर ए ने अपने घर का, हाउस का इंश्योरेंस करवाया। मिस्टर ए टेक इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख फॉर हिज हाउस। उसने अपने घर का 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया। इफ़ फायर ब्रेक आउट एंड द होल हाउस इज़ बर्न, आग लग गई और पूरा घर जो है जल गया, द इंश्योरेंस कंपनी पेज द कॉम्पनसेशन टू मिस्टर ए। अब इसको मिस्टर ए को 1 लाख रुपया दे दिया गया, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। आफ्टर रिसीविंग द कॉम्पनसेशन मिस्टर ए कैन नॉट सेल द वेस्ट ऑफ हिज हाउस। अब मिस्टर ए को 1 लाख का इंश्योरेंस था, दे दिया गया। अब मिस्टर ए के पास कोई राइट नहीं है कि इसकी बची हुई ईंटें, लोहा जो बच गया, जो नहीं जला या ना जला हुआ, आधा जला हुआ जो सामान है, कुछ भी है, उसको वेस्ट को खुद बेच के, रद्दी वाले को, कबाड़ी को, किसको भी बेच के और पैसे कमा सके। वेस्ट ऑफ हिज हाउस एंड मेक मनी बिकॉज नाउ द ऑनरशिप राइट एंड अदर राइट हैव बिन ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि सिर्फ ज़मीन को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों की, ईंट पत्थर जो भी अंदर बचा सामान, जो भी आधा जला जो भी होगा, उसका सबकी ऑनरशिप जो है मिस्टर ए से चेंज होके इंश्योरेंस कंपनी की हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी जब पूरा पैसा दे चुकी है इंश्योरेंस का, तो जितना भी वेस्ट जो अध चला हुआ सामान है वो मिस्टर ए का ना होके इंश्योरेंस कंपनी का होगा। इसे ही बोलते हैं सब्रोगेशन प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल, होप कि आपको ये पांचों समझ आए होंगे। आपका असाइनमेंट वर्क यही है कि मेक नोट्स एंड सेंड PDF टू मी। Thank you. Good morning, students. Today we continue our topic insurance and introduction, chapter number 4.2. We already read 5 principles of insurance in our previous clips. Today we continue the principle of insurance, 6th principle, that is principle of contribution. This principle suggests that if any person get his property insured by 3 or 4 insurance companies, then at the time of loss all the companies will compensate in a proportionate manner. Proportionate manner means in a spend ratio. ये प्रिंसिपल क्या बताता है? ये प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस 3 या 4 इंश्योरेंस कंपनी से करवाता है, तो देन एट द टाइम ऑफ लॉस, जब उसका उस प्रॉपर्टी का कभी लॉस हो जाता है, तो सारी कंपनी जो है उसे कॉम्पनसेशन देती हैं। पर किस मैनर में? एक स्पेंड, जो भी जितनी भी उसने इंश्योरेंस करवाई होती है उसकी प्रॉपर रेशो पर उसे कॉम्पनसेट देती हैं। द टोटल अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट एक्सीड द
एक्चुअल लॉस इंकर्ड, मतलब कि चाहे 3 कंपनीज हैं चाहे 4 कंपनीज हैं, वो सब मिलकर एक रेशो के अकॉर्डिंग पैसा उसे देती हैं। वो जो पैसा उसे मिलता है वो एक्सीड नहीं करता। एक्सीड मतलब जितना लॉस हुआ होता है उससे ज़्यादा नहीं होता है। लॉस जितना होता है या फिर लॉस से कम वाला अमाउंट होता है, वो अमाउंट तीनों मिलकर देती हैं। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब इसे समझने के लिए डायग्राम देखो। मिस्टर ए ने अपने घर का इंश्योरेंस, जिसकी वैल्यू जो थी 12 लाख रुपए थी, इंश्योरेंस कंपनी ए, इंश्योरेंस कंपनी बी और सी से इंश्योरेंस करवाया। ए से 4 लाख का, बी से 2 लाख का और सी से 6 लाख का। मिस्टर ए ने अपने 12 लाख के घर का 3 कंपनियों से अलग अलग अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया। मिस्टर ए गेट हिज हाउस वर्थ ₹12 lakh इंश्योर्ड फ्रॉम 3 इंश्योरेंस कंपनी, ए ₹4 lakh, बी ₹2 lakh and C for ₹6 lakh. At the time of loss, the compensation will be paid by the insurance company in the ratio of 2:1:3. Means कि जब भी ये पूरा, अगर 12 लाख का सारा घर डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन डिस्ट्रॉय होने पर ये सारी कंपनी जो हैं वो मिलकर किस रेशो में देंगी? 2:1:3 की रेशो में मिलकर सारा पैसा इकट्ठा करेंगी और मिस्टर ए को इसका लॉस की भरपाई करेंगी। ये प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। According to this principle, it is the duty of the insured to take all reasonable steps to minimize the loss or damage to the insured property. Means according to this principle, जिस किसी व्यक्ति ने भी इंश्योरेंस करवाया है उसके सामने अगर उसकी किसी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है तो उस लॉस को, हाँ वो बचा नहीं पा रहा, लेकिन उसे स्टेप्स उठाने हैं कि लॉस कम से कम हो। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उसका इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योरेंस को इनवैलिड मानेगी। तो कहा गया है कि ऑल रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, इफ रीजनेबल इज नॉट टेकन like any person, then the claim from the insurance company may be lost. अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, लॉस को कम करने की कोशिश नहीं करता है या जैसे, तो उसे उसका ये जो है उसे इंश्योरेंस कंपनी लॉस नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ गुड्स केप्ट इन द स्टोर हाउस कैचेस फायर, कुछ चीज़ें जो है स्टोर हाउस वेयर हाउस में गोदाम में रखी हैं और उसको आग लग गई है, देन द ऑनर ऑफ द गुड्स मस्ट ट्राई टू रिकवर द गुड्स एंड सेव देम फ्रॉम फायर। तो उस ऑनर की ड्यूटी बनती है कि अपनी चीज़ों को वहाँ से निकाले और उन्हें सेव करे, आग से बचाए, जलने से बचाए, टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज, ताकि कम से कम नुकसान होए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका ये जो है इंश्योरेंस कंपनी उसे उसकी लॉस की भरपाई नहीं देगी। दीज आर द प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज reinsurance and double insurance. Now what is reinsurance? When an insurance company get its risk insured from another insurance company, then it is called reinsurance. जब कोई इंश्योरेंस कंपनी ही अपने रिस्क को कम करने के लिए अपने दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंश्योरेंस करवाती हैं उसे रीइंश्योरेंस कहते हैं। इट हैपन व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी feel that it cannot bear the entire risk alone by itself. ये तब होता है जब इंश्योरेंस कंपनी ऐसा फील करती है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है और वो अकेले नहीं बियर कर सकती। अगर कोई लॉस हो गया तो ऐसे में वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर इंश्योरेंस करती है, दूसरी कंपनियों के साथ वो भी अपना इंश्योरेंस का शेयर देती है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए इंश्योर्स हिज हाउस फॉर ₹50 लाख। मिस्टर ए ने अपने घर का इंश्योरेंस कराया 50 लाख रुपीज़ में विद एक्स इंश्योरेंस कंपनी।
इंश्योरेंस कंपनी एक्स से अपना 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया। अब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर हो गई एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10,000, और प्रीमियम तय हुआ कि हर साल मिस्टर जो एक्स हैं वो 10,000 रुपये प्रीमियम देंगे। एक्स कंपनी फील दैट द रिस्क ऑफ ₹50 लाख इज़ बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। अब एक्स कंपनी ने फील किया कि कहीं नुकसान हो गया, तो एक्स कंपनी जो है 50 लाख जो है उसकी बियॉन्ड से बाहर है। एज ए रिज़ल्ट एक्स कंपनी गेट द सेम हाउस इंश्योर्ड फ्रॉम वाई कंपनी। उसी लिए उस अपने रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए एक्स कंपनी ने कुछ अमाउंट जो है 50 में से मान लो कि 20 लाख रुपीज़ का वाई कंपनी से इंश्योरेंस करवा दिया। सच कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी इज़ नोन एज री इंश्योरेंस। जो एक्स और वाई में जो इंश्योरेंस जो इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए उसे ही री इंश्योरेंस कहते हैं। जो एक्चुअल इंश्योरेंस है वो मिस्टर ए हैं। मिस्टर ए तो ओरिजिनल इंश्योर्ड व्यक्ति हैं, लेकिन एक्स कंपनी जो है उसने अपना रिस्क कम करने के लिए वाई कंपनी को हायर किया। ये था री इंश्योरेंस। नाउ डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस स्टैंड फॉर insurance of the same property or a person more than one time by the insurer himself। डबल इंश्योरेंस उस इंश्योरेंस को कहते हैं जहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी को या एक ही पर्सन का एक से या दो से या 3 बार उन्होंने खुद कराया हुआ इंश्योरेंस। But in case of general insurance, an insurer can get more than one insurance policy on the same property, but in the time of loss, the suffer will be shared with all the policy। मैंने पहले भी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में भी आपको बताया कि चाहे जो है कोई आदमी या कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी का 4 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा ले, लेकिन अगर जब लॉस होगा तो कॉम्पनसेट जो है वो सब मिलकर कलेक्टिवली देंगे, ना कि एक एक देंगे। उसे किसी बात का इंश्योरेंस जो है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, बल्कि लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए है। इसलिए वो सब मिल के देंगे, अलग अलग उसको नहीं देंगे कॉम्पनसेट। इसी को बोलते हैं डबल इंश्योरेंस। नेक्स्ट टर्म है हमारे लेसन में, नेक्स्ट टर्म है इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। जैसे कि वर्ड इंश्योरेंस है और ये एश्योरेंस, इसी से हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि क्या इनमें डिफ्रेंशिएट है। फिर भी हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। पहला है कि इंश्योरेंस का रिलेशन क्या होता है और एश्योरेंस का क्या होता है। इट इज़ रिलेटेड टू फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। जो कि जो ये इंश्योरेंस होता है वो फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस के से रिलेटेड होता है। एश्योरेंस जो होता है इट इज़ रिलेटेड टू द लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। और पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन कैसे मिलता है? द कॉम्पनसेशन इज़ पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। जब कोई घटना घटती है तभी इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, लेकिन एश्योरेंस में कॉम्पनसेशन जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद या घटना घटे या उसके बाद उस या नहीं घटे उस या टाइम कंप्लीट हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तब भी कॉम्पनसेट इसमें मिलता ही मिलता है। इसमें अगर नहीं घटना घटी इंश्योरेंस में तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, लेकिन एश्योरेंस में घटना घटे या ना घटे टाइम के बाद इंश्योरेंस मिल जाता है। नेचर ऑफ रिस्क क्या है? इट इज़ यूज्ड व्हेन द रिस्क इज़ ऑफ अनसर्टेन नेचर, इट मे और मे नॉट हैपन। कहते हैं कि ये जो है इसका रिस्क क्या है कि इसको तभी यूज़ करते हैं चाहे रिस्क जो है अनसर्टेन है, कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तब भी हम उससे बचने का, अगर हो जाए तब भी, ना हो तब भी ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस करवा कर ही चलते हैं। और एश्योरेंस में इट इज़ यूज्ड व्हेन द रिस्क इज़ नॉट ऑफ सर्टेन नेचर दैट इज़ इट इज़ बियॉन्ड टू बी हैपन। कहते हैं कि सर्टेन नेचर का होता है। जैसे मान लो एश्योरेंस लाइफ पर मैंने बताया लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है, तो उसमें अगर इंसान मरेगा तो ही मिलेगा, नहीं मरेगा तो भी एक डेट के बाद पैसा मिलेगा ही मिलेगा। नाउ कंडीशन टू क्लेम द कॉम्पनसेशन, इसमें इंश्योरेंस में द इंश्योरेंस मस्ट सफ़र ए लॉस टू क्लेम द कॉम्पनसेशन। उसके बाद क्या है कि इंश्योर्ड जो है मस्ट सफ़र अ लॉस टू क्लेम, उसे लॉस जब होगा तभी मिलेगा कॉम्पनसेशन मिलेगा, लॉस नहीं होगा तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन एश्योरेंस में इन इंश्योरेंस कंपनी इज़ बॉन्ड टू पे वेदर द इंश्योर्ड सफ़र और नॉट। और एश्योरेंस में क्या होता है, उसको कंपनी को पैसा देना ही पड़ता है,
चाहे कोई घटना घटी हो या ना घटी हो। ये था डिफरेंशिएट बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। टॉपिक इज़ एडवांटेजेस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करवाने से क्या फ़ायदे होते हैं या उसका क्या महत्व है। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस जो है वो किसी भी पर्सन को या प्रोटेक्शन देता है। किससे इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, आइदर फॉर लाइफ और फॉर द प्रॉपर्टी। लाइफ को भी प्रोटेक्शन देता है और किसी प्रॉपर्टी के लिए भी प्रोटेक्शन देता है, बचाता है, नुकसान होने से बचाता है। इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड नॉट ओनली द प्रोटेक्शन बट ऑल्सो हेल्प इन इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो केवल प्रोटेक्शन ही नहीं देता बल्कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट के भी रूप में काम में आता है। आफ्टर द एक्सपायरी पॉलिसी होल्डर गेट हिज प्रीमियम अलॉन्ग विद बोनस। जब लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है, डेट ख़त्म हो जाती है, तो होल्डर को प्रीमियम, कैपिटल, बोनस सब कुछ इकट्ठा बड़ा अमाउंट मिलता है जो कि उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, थ्रू द इंश्योरेंस द रिस्क ऑफ वन पर्सन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी पीपल। कहते हैं कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो इंश्योरेंस का ये है कि कोई भी नुकसान होता है तो एक के ऊपर नहीं आता, सब मिलकर उसको पूरा कर लेते हैं। अनकरेज और टू सेविंग, इस तरह से अंडर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एवरी पॉलिसी होल्डर हैज़ टू पे अ प्रीमियम। बाय दिस every policy holder try to save money to pay the premium on time। कहते हैं कि ये क्या है, इंश्योरेंस करवाने से क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर को टाइम पे प्रीमियम देना होता है, तो प्रीमियम देने के लिए उनको क्या होता है कि वो टाइम पे मनी सेव करना शुरू कर देते हैं और उनको आदत पड़ जाती है। रिबेट इन इनकम टैक्स, अगला पॉइंट है कि इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर कैन अवेल द डिडक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल कैलकुलेटिंग हिज इनकम टैक्स। जो इंश्योरेंस करवाता है, इंश्योरेंस करवाने वाले को इनकम टैक्स में जितने अमाउंट का किया है उतने अमाउंट का रिबेट मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, डू दिस नोट इन योर फेयर कॉपी एंड सेंड